टू अ वर्टिकल वॉल एट द टॉप ऑफ द प्लेन बाय अ स्ट्रिंग। अब इस ब्लॉक को आपने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। द स्ट्रिंग इज टॉट एंड पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। स्ट्रिंग बिल्कुल टॉट है यानी स्ट्रेट है, उसमें टेंशन है। और पार्ट 1 में कह रहे हैं गिवन दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 13, फाइंड द फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स exerted on the block by the plane। सिंपल। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया बेटा वो यही है कि आपने पहले फोर्स डायग्राम बनानी है, इसके अलावा तो कोई काम करना ही नहीं है आपने। सबसे पहले फोर्स डायग्राम बनाए और आपको याद है ना 4 फोर्सेस कौन कौन सी हैं, वही फोर्स के ऊपर बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आपके पास इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना ली प्लेन के ऊपर। ये तो आप समझ लें स्टैंडर्ड साइन हो गई, ये एक्स हो गया, ये आपके पास वाई हो गया। जो आपकी फोर्स है एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा ना ये 4 फोर्सेस याद रखने, डब्ल्यू टी आर एफ, बस इसको याद रखें, बाकी सब जहन में आ जाएगा। तो वेट तो आपके पास पहली फोर्स है जो कि यहाँ पर एक्ट करेगी, ठीक है, और इस वेट के 2 कंपोनेंट होंगे। मैं बार बार एक ही तरह के इसलिए बता रहा हूँ चीजें कि एक ही तरह की चीजें ही आती हैं इंक्लाइन प्लेन में। ये थीटा हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा डब्ल्यू साइन थीटा, और ये आ जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। और इसके अलावा डब्ल्यू तो हो गया, ठीक है। अब टेंशन, तो टेंशन कहाँ होगी, रोप में, तो ये रोप में टेंशन होगी यहाँ पर, क्योंकि रोप है यहाँ पर, स्ट्रिंग है यहाँ पर, टेंशन भी बना ली। अब रिएक्शन इस तरह से ये होगा, लिखने से कोई चीज कोई फोर्स आपके जहन से निकलेगी नहीं, तो बेटा ये रिएक्शन हो गई सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब फ्रिक्शन कहाँ होगी, डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से ये ब्लॉक जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसके ऑपोजिट होगी, यानी यूं समझे ऐसे जा रही होगी। ठीक है जी। अब आपको क्या मालूम करना है, कह रहे हैं कि गिवन दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 13। अच्छा, टेंशन फोर्स भी हमें गिवन है 13 है, और वेट मास 8 था, तो वेट जो है वो 80 हो जाएगा, तो 80 न्यूटन वेट है, ये ध्यान में रखिएगा। और थीटा जो है वो 20 डिग्री है, ये भी आप याद रखिएगा। जब आप ये इस तरह से सारी फोर्स बना लेते हैं ना बेटा, तो फिर आपका समझ लें कि आधे से ज्यादा मसला तो हल हो ही चुका होता है, अगर आपने करेक्ट डायग्राम बनाई है। अब आपसे ही कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल कंपोनेंट मालूम करें, तो फ्रिक्शनल कंपोनेंट के लिए आपने लिखा कि भाई सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो राइट साइड पर कौन कौन सी फोर्स है, एक फ्रिक्शन है और एक 13 टेंशन है, माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, तो ये जाएगा बेटा 80 साइन 20 इज इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन बताइए कितनी आ रही है, 80 साइन 20, बेटा बताइएगा 80 साइन 20 माइनस 13, शाबाश, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ रही है हमारे पास। अब देखें ये सब ने काम करना है, अगर सब पढ़ रहे हैं तो फिर सब ने काम भी करना चाहिए। दैट इज 14.36, थैंक यू शामिर, थैंक यू अब्दुल्ला। 14.36 ये फ्रिक्शन कंपोनेंट हो गया। उसके बाद आपको आर मालूम करना है, तो आप जो है वो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 लगाइए, क्योंकि वाई एक्सिस में आई, तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0। कौन कौन सी फोर्स हो गई, एक हो गया आर माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, बस यही 2 फोर्स है मेरे ख्याल में, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है। तो वेट हो गया 80 कॉस 20, ये निकालिएगा बेटा। शाबाश जी बेटा, 75 कह रहे हैं, ठीक है, आई होप कि सही होगी 75। अच्छा 75.17 है, तो देख लेते हैं 75.175 न्यूटन, ये आंसर हो गया। आप देखें, आपको उस दिन भी मैं क्वेश्चन करवा रहा था फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम के, तो एक दफा फोर्स डायग्राम आपने सही बना ली ना, तो फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना कुछ भी नहीं। अब जरा देखें क्या कह रहे हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, ये तो 4 मार्क्स का पार्ट है, सब कुछ हो गया। अब कह रहे हैं द स्ट्रिंग इज कट। अब अगर स्ट्रिंग काट दी तो उसका मतलब कौन सी फोर्स डिसअपियर हो जाएगी, कौन सी फोर्स डिसअपियर हो जाएगी, जब स्ट्रिंग ही काट दी आपने तो टेंशन फोर्स आपकी डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर टेंशन नहीं है, बट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, लेकिन ब्लॉक फिर भी रेस्ट में, बट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन द प्लेन। लेकिन ब्लॉक कहां जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन का मतलब है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम हुई भी है,
कैन आई फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो अब आपको जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेंशन नहीं है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगी बेटा, ये बताइएगा। अगर यहाँ पर टेंशन नहीं है, यहाँ से इसको कट कर दिया इस वाली फोर्स को, तो सिर्फ आपके पास फ्रिक्शन फोर्स होगी और डब्ल्यू साइन थीटा होगी। तो यहाँ पर मैं अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगी डब्ल्यू साइन थीटा के, रिएक्शन के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 80 साइन 20, बताइएगा बेटा क्या आ रही है फ्रिक्शन फोर्स, 80 साइन 20। ठीक है, ये बताइए क्या आ रहा है, 80 साइन 20, 27.36, 27.36। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए वो होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। मैक्सिमम फ्रिक्शन है 27.36, आर आपके पास है 75.175, तो म्यू बताइए कितना आ रहा है। जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर, ठीक है, 0.364। जी बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवानी है मुझे, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आपको पता ही है। कुछ तो आपको एक जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, सर क्या हम टेंशन को फ्रिक्शन में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? क्या हम टेंशन को फ्रिक्शन में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? तो टेंशन तो खत्म हो गई थी ना बेटा, पार्ट 2 की बात कर रहे हो, पार्ट 1 की बात कर रहे हो? पार्ट 1 में टेंशन और फ्रिक्शन को ऐड किया था ना हमने। पार्ट 2 में तो पता, पार्ट 2 में तो स्ट्रिंग ही कट हो गया, तो टेंशन तो रही नहीं। जब पार्ट 2 में स्ट्रिंग ही कट हो गया तो फ्रिक्शन का, सॉरी, टेंशन कहाँ रहेगी फिर? स्लैक हो गई ना स्ट्रिंग, तो कुछ रहा ही नहीं उसके अंदर, तो टेंशन डिसअपियर हो गई। तभी तो उसने कहा है कि द स्ट्रिंग इज कट। इसका मतलब ही यही था एग्जामिनर को बताने का, क्योंकि आंसर 27.36 आया है। समझा नहीं मैं आंसर से क्या था इसका, नहीं असल में फ्रिक्शन गायब हो गई ना, तो उसकी वजह से आंसर और बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, चलें, अच्छा कह रहे हैं समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवा भी रहा हूँ आपको। इसमें जरा इंक्लाइन प्लेन देखें, एक इंक्लाइन प्लेन नहीं है, इस वजह से ही करवाया मैंने। ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे स्टक हो जाते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन दोनों के एंगल जो है वो 60-60 है। ठीक है, और दोनों के मास भी गिवन है। ऑब्जेक्ट ए का मास जो है वो 0.36 है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप जब तक रीड कर लें। ऑब्जेक्ट ए का मास 0.36 kg है, ऑब्जेक्ट बी का मास 0.24 kg है। और इसके बाद कह रहे हैं बी इज हेल्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन द रफ सरफेस। अच्छा, इसमें एक सरफेस स्मूथ है और एक सरफेस रफ है। वन ऑफ दीज फेसेस इज स्मूथ एंड वन इज रफ। तो कौन सा वाला रफ है? मेरे ख्याल में बी वाला रफ है ना। कह रहे हैं कहां पर लिखा था, अभी मैंने पढ़ा था, बी इज हेल्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑन द रफ सरफेस। ये जो बी वाली जो है ये आपके पास रफ है। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ zigzag। ये स्टैंडर्ड तरीका है रफ सरफेस को शो करने का। इससे ये पता चलता है कि रफ है, यानी इस वाली सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन है। ए स्मूथ है, इसका मतलब ए के ऊपर फ्रिक्शन नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं बी इज रिलीज्ड एंड स्टार्ट्स टू मूव अप द फेस। अब बी कहां जा रहा है बेटा? अपवर्ड जा रहा है। शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस। अब आपको शो करना है कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो ये वाली होगी। अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन किस तरह से निकालें? अच्छा, इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है, किसका? बी वाले का, कि बी ऊपर जा रहा है। सबसे पहला काम बेटा वही है कि आप जो है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें। थोड़ा सा वापस करते हैं, ये देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पर आपने डायग्राम में वेट दिखाना है, तो वेट ये हो जाएगा आपने, ठीक है? आपका नहीं, मतलब इसका। अच्छा, ये वाला आपका 30 हो जाएगा।
और ये वाला सरफेस का रिएक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है लिहाजा फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा इस वेट के दो कंपोनेंट कर लें पहले, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट, ठीक है। हाँ करेंगे, एक अकॉर्डिंगली भी करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। ये आ जाएगा आपके पास, वेट है बी का वेट कितना है 0.24 यानी 2.4 साइन 30 और 2.4 कॉस 30। अच्छा, और फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड है लेकिन वो भी नहीं मालूम हमें, है ना, वो भी नहीं मालूम, लेकिन ए ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से। अच्छा, जितनी तेजी से वो ए ऊपर जाएगा उतनी तेजी से बी कहाँ जाएगा, बी डाउनवर्ड जाएगा, सॉरी ए कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, बी ऊपर जा रहा है या। तो यहां पर कौन कौन से वेट हैं, एक ये आपके पास आ गया, ये वाला 60 हो गया, तो इसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक एंगल के ऑपोजिट और एक एंगल के साथ। अच्छा खिजर बताता हूँ बेटा एंगल 30 क्यों लिया वहां पर। और ये आ जाएगा आपके पास 3.6 कॉस 30। बेटा थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, मजबूरी है, स्पेस नहीं है, ये आ जाए। और टेंशन जो है वो ऑब्वियस ही बात है ऐसे होगी, है ना, टेंशन हमेशा आउटवर्ड, कोई भी फोर्स बनाते हैं तो आउटवर्ड होती है, और सरफेस का रिएक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। और यहाँ पर बेटा फ्रिक्शन नहीं है, तो हमें 2 मार्क्स में टेंशन निकालनी थी ना। ये तो मैंने ऐसी ही सारी चीज़ें बना ली क्योंकि आगे डायग्राम में काम आएंगी। तो अगर हम ए के ऊपर कंसिडर करें, ए को कंसिडर करें, तो टेंशन फोर्स इक्वल होगी इसके वेट के कंपोनेंट के, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है बेटा, लिहाजा डाउनवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3.6 साइन 30 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एम जो है -36 है, ए वॉज 0.25। यस बेटा टी को उधर ले जाइए, 3.6 साइन 30 माइनस 0.36 इंटू 0.25 कीजिएगा बेटा, 0.25। बताइए क्या ये आंसर 3.03 आ रहा है जो उसने प्रूफ करने को कहा है, जल्दी से बताइए जी। जी बेटा बताइए, टेंशन आ रही है 3.03, क्या कह रहे हैं, ए के ऊपर मैंने एंगल रॉन्ग लिया है, 60 30 60। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मैंने एंगल यहाँ पर 30 लिख दिया है, अच्छा लिखने में गलती हो गई यहाँ पर, हाँ ये लिखने में यहाँ पर 60 लिखना था, वो 30 लिख गया मैं, हाँ इसको जरा करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 30 लिख दिया, 60 कर लें। ये बताइए 3.6 साइन 60 माइनस 0.36 0.25, ये बताइए कितना आ रहा है, फिर आपके क्वेश्चन भी देखता हूँ, पहले जरा जल्दी से बताइए। 3.03, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो जरा देख लीजिए। हाउ इज एंगल एट बी 30, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, इधर देखें, वही बता रहा हूँ मरियम, और बाकी सबका यही सवाल है। देखें बेटा, ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन थी ना, ये था 60। अच्छा, ये आपका वाई एक्सिस था, वेट कैसे एक्ट कर रहा है, ऐसे, है ना, तो यहां पर ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा, 30 हो जाएगा, तो मैंने यही वाला एंगल 30 लिखा है। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल निकालते तो ये 60 हो जाता। तो आप इस तरह से भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे, यहां से यहां तक ऐसे भी कर सकते थे, या आप इसे ऐसे कर लें, तो मैंने इस तरह से किया था, तो इसलिए 30। आई होप के समझ में आ गया होगा।
अच्छा, अनीक का भी हो गया। अली एहसान, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही, कौन सी दोनों? अच्छा, ये शायद ऊपर से कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब्दुल फसी कह रहे हैं आपसे कि सर ए के लिए भी एंगल 30 लेना चाहिए क्योंकि एंगल तो एक्स एक्सिस से लेंगे। बेटा मसला ये है कि अगर ये वाला एंगल लेंगे 60 तो ये हो जाएगा, और ये लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो कोई से एंगल से भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन सही रखनी चाहिए। अच्छा, हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए कैसे किया। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली होता ही है कि जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 होता है ना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होता है। ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ का ही पार्ट है, लेकिन अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आ गया है क्योंकि ये 2 मार्क का पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसे इसी के अंदर करवा दिया। ठीक है जी, जरा जल्दी से बताइए समझ में आ गया या नहीं। तो ये सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए उस वक्त होगा जब न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और जब एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है मरियम, आपको भी समझ में आ गया बेटा? और किस किस के क्वेश्चन आ रहे थे? मरियम आपका आया था, अनीक ने तो खैर वैल्यू निकाली थी। हाँ, सबका यही आ रहा था, एंगल का मसला आया था। ठीक है, अच्छा ये तो स्टोरी क्लोज हो गई। अच्छा, अब आ जाए पार्ट 2 पर। जरा पार्ट 2 देखिएगा प्लीज। पार्ट 2 में ये 6 मार्क्स का पार्ट है, ये देखिएगा 6 मार्क्स का पार्ट है। कह रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द रफ सरफेस। अब ये कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालें। अब देखें, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली कहां पर होगी? नीचे की तरफ होगी, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। तो यहां पर सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि वाई एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम होगा ना, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 लगा लेता हूं, सिग्मा एफ आई। तो अपवर्ड फोर्स हो जाएगी आर, डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी -2.4 साइन 30। तो मेरे लिहाज से रिएक्शन आ गया 1.2। आप भी करके देख लें, वैसे तो समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे वैल्यूज इसकी याद है, तो इसलिए ये तो मसला नहीं। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है, तो आप अप्लाई वही करें कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। ठीक है, अब अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी हैं ये जरा देख लें। तो अब आपके पास और कोई फोर्स है? यस, ये टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स अपवर्ड है। और टेंशन फोर्स हमें मालूम है कितनी निकाली थी? 3.03। 3.03 अपवर्ड है, वेट का जो कंपोनेंट है 2.4 cos 30 डाउनवर्ड है, और फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड है, और मास जो है वो इसका बी का 0.24 है, और एक्सेलरेशन जो है वो 0.25 है। तो बेटा जरा कैलकुलेशन करेंगे ये प्लीज। एफ इज इक्वल टू 3.03 -2.4 cos 30 -0.24 इंटू 0.25। ये पूरी कैलकुलेशन करें ताकि फ्रिक्शन आ जाए। शाबाश। फ्रिक्शन 0.89 आ रही है, ठीक है 0.891। तो फ्रिक्शन होती क्या है? म्यू आर, तो आर है हमारा 1.2। बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए, कितना आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? 0.74। कोशिश किया करें कि 3 सिग्निफिकेंट 3 डेसिमल प्लेस से बताया करें, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू बेटा कम होती है ना, तो इसलिए क्या नाम है शामिल। तो म्यू की वैल्यू हमेशा 3 डेसिमल प्लेस के ऊपर लिखा करो। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस के ऊपर लिखनी चाहिए। तो आप देखिए, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। क्या कह रहे हैं, उसने 2 मांगे। या सही सही सही, नहीं आप सही हैं शामिल, मैंने पढ़ा नहीं। ये कह रहे थे करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बिल्कुल सही कह रहे हैं शामिल। तो इट मस्ट बी 0.34, सॉरी 0.74, क्योंकि इसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर मांगे। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद अरमिश का क्वेश्चन है, सर ये -2.4 cos 30 प्लस एफ होना चाहिए था ना, -f 2.4 थी, -2.4 तो होना चाहिए था और एफ प्लस है तो, अरे हाँ, नहीं प्लस एफ क्यों होगा बेटा, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है ना, फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे है और वेट का कंपोनेंट भी नीचे है, ये 2.4 cos 30, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, या तो दोनों नेगेटिव होंगी या दोनों पॉजिटिव होंगी, तो मेरे ख्याल में इसमें आप सही नहीं कह रहे है ना, तो फ्रिक्शन नीचे की जाने में तो माइनस में होगा, ठीक है आर्मिश, बताइएगा क्लियर है या नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कहा था, अभी मैं सारे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है, ये देखिएगा ताकि ये जरा अच्छी तरह से हम इसे कर लें कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अ स्मॉल स्मूथ पुली इज फिक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ए, सारी कहानी दी हुई है आपको, और प्रिज्म है, particles P and Q are attached to opposite end of the light inextensible string which passes over the pulley. The particles are in equilibrium. P hanging vertically below the pulley and Q is in contact with AC. ये तो नजर भी आ रहा है कि P वर्टिकली हैंग कर रहा है और Q ऑब्जेक्ट जो है वो AC इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है और दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए। The resultant force exerted on the pulley by the string is 3√3। अब ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स किसकी होगी, ये जो टेंशन की फोर्स है इसकी बात कर रहे हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग इज 3√3। ये जरा मैं आपको समझा दूं, ये वाला जो सेंटेंस है कि ये रिजल्टेंट फोर्स किस चीज को कह रहा है और पुली के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है स्ट्रिंग से, ये बात मैं आपको समझा दूं। देखें, ये है पुली, है ना, इस तरह से, तो जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप होकर ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है। तो देखा जाए तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो टेंशन इधर भी होगी और टेंशन इधर भी होगी, ये दोनों टेंशन मिलकर इस पुली को नीचे की तरफ जो है वो क्या कर रही होंगी, प्रेस कर रही होंगी। तो जब नीचे की तरफ इस तरह से यानी इस तरह जा रही होंगी तो जो टेंशन आपके पास है वो इस तरह से आ रही है, आप देख रहे हैं ये बनाकर भी दिखाया इन्होंने, देखें 3√3, ये इसने बताया कि ऐसे आ रही है यूं करके, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आपके पास ऐसे आ रहा है यूं करके, ये टी है, सॉरी ये टी नहीं, ये 3√3 न्यूटन है, ये दोनों फोर्सेस टी न्यूटन ये जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो आपके पास कितना है, 3√3। अब ये कह रहे हैं कि शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन, और आपको शो करना है कि टेंशन जो है वो 3 न्यूटन होगी। अच्छा, एक बात जरा देखें यहाँ पर, ये 90 है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 30 है, तो ये टोटल एंगल जो है वो 60 होगा, है ना, ये टोटल एंगल ये वाला यहाँ से यहाँ तक 60 होगा क्योंकि 60 + 30 90, 90 + 90 180 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यानी इसके रिजल्टेंट की बात करते हैं कि ये टी न्यूटन और टी न्यूटन इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, ये वाली इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 60 है, ठीक है, यही बता रहे हैं आपको, अच्छी तरह समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो अगर दो फोर्सेस के दरमियान एंगल हो तो आपको याद है कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, R = अंडर रूट, अगर आपको याद है या नहीं याद है, मुझे याद नहीं है, कि p² + q², याद है कोसाइन रूल वाला, 2pq cos थीटा, रिजल्टेंट हमें गिवन है 3√3 और p जो फोर्स है वो भी t है, q भी t है, फिर 2t² हो जाएगा और cos 60 हो जाएगा, और cos 60 जो है वो हाफ होता है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर दूं इस तरह से, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 हो गया, t² + t² 2t² हो गया, cos 60 1/2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस t² हो गया, तो ये आ जाएगा 27 = 3t², तो t² = 9
एंड टी इज इक्वल टू 3 आ जाए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, ठीक, कि टेंशन फोर्स जो है वो ये न्यूटन है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा शायद। अच्छा, अब सर क्या कह रहे हैं, सर +-3 दे सकते हैं? नहीं बेटा, टेंशन फोर्स है ना, तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास +3 होगी, ठीक है, -3 में नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन Q एंड द प्रिज्म इज 0.75। अच्छा, अब यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर डायग्राम बना लेते हैं जिस तरह से हम करते हैं काम, कि डायग्राम बनाए बगैर हम नहीं चलते। तो हम यहाँ पर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। ये एक हो गया आपके पास वाई एक्सिस। बेटा गौर से समझिएगा, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आज, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अब ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना अच्छा समझते हो। आप देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है बस वैसे ही बिल्डअप रहे और हम आगे चले जाएं। ये देखिए, अच्छा, ये वेट जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना, ऐसे। फिर देखने एंगल कितना आएगा, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, ये 60 हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट कौन से हो गए, एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट। एंगल के सामने वाला कौन सा होता है, साइन। अच्छा, वेट गिवन है बेटा यहाँ पर, नहीं वेट ही तो नहीं गिवन है, वेट ही तो मालूम करना है। तो बहरहाल ये हो जाएगा आपके पास 10m cos 60। अब ये 10 कहाँ से आया, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, तो g की जगह 10 रख दिया और m की जगह m और cos 60। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10m, ओ ये उल्टा रख दिया, 10m cos 60 नहीं, 10m sin 60। और ये वाला हो जाएगा 10m cos 60। ठीक है जी। सरफेस का रिएक्शन ये हो जाएगा ऐसे। अच्छा, गिवन दैट Q इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड, और ये Q कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगी, डाउनवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स को आप डाउनवर्ड बना दें और ये टेंशन फोर्स यहाँ पर होगी, और फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके ऑपोजिट होगी, ये टेंशन हो गई और ये फ्रिक्शन फोर्स हो गई। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड। सब कहानी आ गई हमारे पास, तो मेरे ख्याल में तो अब आ जाना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, दैट इज 0.75। चलें जी, अप्लाई करते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। पहले हम रिएक्शन निकाल लेते हैं, रिएक्शन के लिए वाई एक्सिस वाली फोर्सेस का सम 0 लेना पड़ेगा बेटा, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेना। तो ये जाएगा R माइनस 10m साइन 60, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है सर, m कैसे आया, बेटा W का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास तो हमें खुद ही मालूम करना है ना क्वेश्चन में, तो g की जगह मैंने 10 रख दिया, तो 10m हो गया। ठीक है, ठीक है, तो R माइनस 10m साइन 60 हो गया, तो R की वैल्यू हो गई आपके पास 8.66 m। ये देखिएगा, ये हो गई। अब अप्लाई करें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो अपवर्ड फोर्स हो गई T, जो कि 3 न्यूटन है, माइनस फ्रिक्शन और माइनस 10m cos 60। ठीक है, और कोई फोर्स तो नहीं है हॉरिजॉन्टल में, नहीं जनाब, और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू 0। अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, म्यू हमें गिवन है 0.75, और आपके पास आर है 8.66 m माइनस 10m cos 60। बेटा जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लीज, 0.75 को 8.66 से मल्टीप्लाई करें, और cos 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर मुझे पता है 5m आएगा। 0.75 को 8.66 से मल्टीप्लाई करें बेटा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। हाँ बेटा, 6.485। अच्छा, इसमें
ऐड कर दें 5 तो 11.485 हो जाएगा। बेटा 3 को डिवाइड करें 11.485 से, 3 को डिवाइड करें 0.261, ये मास आ जाएगा 0.261 kg। ठीक है, बस ये थोड़ा सा जितना नीट कर सकते हैं कोशिश करें नीट करने की, हैप्पीज़ेड ना करें। अच्छा, आपने क्या पूछा था बेटा कि सुहेब ने कि सर फ्रिक्शन को डाउनवर्ड, ओहो समझ में नहीं आ रही। ओके शामिर, मैं कर लूंगा। अच्छा सर, फ्रिक्शन को डाउनवर्ड क्यों रखा है? फ्रिक्शन को डाउनवर्ड इसलिए रखा है, आप देखें सुहेब पार्ट 2 में लिखा हुआ था गिवन दैट क्यू इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड, यानी क्यू कहां जाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट, तो इसलिए मैंने डाउनवर्ड रखा। ठीक है, समझ में आ गई सर? ठीक। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया आपको इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या रह गया था इसमें? चलें एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। कनेक्टेड पार्टिकल तो अभी यही तो करवाया मैंने, कनेक्टेड पार्टिकल करवाया था मैंने, जरा बताना वरना अभी करवा दूं। मैं ख्याल में रिंग के बाद मैंने हॉरिजॉन्टल करवा दिया था। हाँ, अब ये कर लेते हैं, चलो मैं 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। कनेक्टेड पार्टिकल का मतलब पुलिस से अटैच क्वेश्चंस, ठीक है। चलें इसको करवाते हैं, आसान है ये भी, इतना मुश्किल नहीं है। काम वही करना है, बार बार एक ही टाइप का काम करना है आपने। ये देखें, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें 7 मार्क्स का क्वेश्चन। खैर इसमें मार्क्स का तो आपको पता ही है कि मार्क्स ज़्यादा होते हैं, वर्किंग कम होती है, लेकिन बहरहाल डायग्राम में सारी फोर्सेस बनाना सही से ज़रूरी है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा सही, मैंने इसको जूम भी कर दिया इतना जितना मैं कर सकता हूँ। देखिए बेटा, कनेक्टेड पार्टिकल में आखिरी हमारा सब टॉपिक है, ठीक है, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम का, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मास 0.2 kg एंड 0.3 kg। ठीक है, आपके पास जो है ये पार्टिकल है जिनका मास 0.2 kg है और 0.3 kg है, are connected by a light inextensible string. The string passes over a smooth pulley at the edge of the table, और rough horizontal table है, इसका मतलब friction है। Particle A hangs freely and particle B is in contact with the table. The system is in limiting equilibrium with the string taut and A about to move upward. A कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब B कहाँ जाएगा? राइट पर। तो फ्रिक्शन कहाँ होगी? लेफ्ट पर। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अभी तो हम बाद में बात करते हैं, पहले तो हम चीजें लिख लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द टेबल। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, समझ में आ गई बात? बेटा ए ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी? ए ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक इसका वेट, तो वेट हो जाएगा 2 न्यूटन, क्योंकि मास 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 2 न्यूटन हो जाएगा। और एक आ जाएगी बेटा इसके ऊपर टेंशन, ये टेंशन है, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम ये अप्लाई करें तो टेंशन इक्वल हो जाएगी हमारे पास 2 न्यूटन के, ठीक है। अब हम आते हैं बी ऑब्जेक्ट के ऊपर। बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? तो अगर मैं यहां पर वाई एक्सिस बना लूं इस तरह से, और ये जो है वो एक्स एक्सिस बना रहे हैं ऐसे, तो हमारे पास एक तो ये फोर्स हो गई वेट डाउनवर्ड, ठीक है, वेट हो जाएगा इसका 3 न्यूटन, ठीक है, और रिएक्शन ये हो जाएगा, टेंशन लेफ्ट पर हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग इधर बना हुआ है। तो बी कहाँ जा रहा था? ए ऊपर जा रहा था, बी राइट पर जा रहा था। फ्रिक्शन कहाँ होगी बेटा? फ्रिक्शन होगी, नहीं फ्रिक्शन राइट पर होगी ना, क्योंकि ए ऊपर जा रहा था, बी राइट पर जा रहा था, राइट पर जा रहा था, लेफ्ट पर जा रहा था, लिखा हुआ कहाँ पर था? हाँ, ए अबाउट टू मूव डाउनवर्ड। अच्छा, ए नीचे जा रहा था, तो ए नीचे जा रहा था तो बी राइट पर, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ हो गई? लेफ्ट पर। ठीक है, बिल्कुल सही है रिया सर। ठीक है जी, तो रिएक्शन हमें मालूम है,
तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 लगा दें, तो रिएक्शन इक्वल हो जाएगा 3 न्यूटन के। डायरेक्ट कर दिया बेटा। और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाएंगे तो फ्रिक्शन जो है वो टेंशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। तो टेंशन कितनी है आपके पास? 2 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन आ गई 2 न्यूटन, यह आ गया। और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है तो फ्रिक्शन मैक्स इक्वल होगी म्यू आर के। तो फ्रिक्शन मैक्स हो गई आपके पास 2 और आर हो गया आपके पास 3। तो म्यू लिख दीजिए 2/3। यह आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? 4 मार्क्स ये आ गए। अब इसके बाद कह लें कि अ फोर्स नाउ एक्ट ऑन पार्टिकल बी। अब एक और फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल बी के ऊपर। देखिएगा बेटा, दिस फोर्स हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 1.8 न्यूटन। और उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट 1.8 न्यूटन है अपवर्ड। एंड अपवर्ड है वाली फोर्स का कंपोनेंट यू है अपवर्ड 1.8 न्यूटन and has a horizontal component of x newton directed away from the pulley। और जो x component है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पुली यानी लेफ्ट के ऊपर जा रहा है, तो वो है 1.8 न्यूटन। ये है 1.8 न्यूटन। ठीक है, और नहीं 1.8 नहीं, x न्यूटन, सॉरी x न्यूटन इसने कहा है। अब कह रहे हैं कि द सिस्टम इज नाउ इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद द स्ट्रिंग टॉट एंड ए अबाउट टू मूव अपवर्ड। अब ए ऊपर जा रहा है। अगर ए ऊपर जा रहा है तो बी राइट पर जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगी? लेफ्ट के ऊपर जाएगी। अब ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन यूं हो जाएगी। अब आप ऐसे, और टेंशन तो थी बेचारी ऐसी। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा इन डायरेक्शन का, क्योंकि देखो खासतौर पर इसने बोल्ड करके बताया। अब आपने एक्स मालूम करना है, तो पहले तो मैं सिग्मा एफ आई लगा देता हूं ताकि मेरे पास आर आ जाए। तो सिग्मा, देख लीजिएगा बेटा जगह नहीं है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0। तो आर प्लस 1.8 माइनस 3, आर प्लस 1.8 माइनस 3, मेरे ख्याल में रिएक्शन आ जाएगा 1.2 न्यूटन, है ना? या और एक्स एक्सिस के ऊपर लगाएं इसे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाएं। तो जनाब राइट साइड पर अगर फोर्स पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी एक्स न्यूटन माइनस फ्रिक्शन माइनस टेंशन इज इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन अब हो जाएगी म्यू आर। तो म्यू हमने पिछले वाले पार्ट में मालूम किया था 2/3। रिएक्शन अलबत्ता चेंज हो गया था 1.2, और टेंशन हमारे पास कितनी थी? 2 थी। टेंशन तो 2 है, ये निकालिएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2 कितना हो गया? 0.8। तो 2.8 आ रही है। क्या मतलब वासिफ? रिएक्शन 1.5 है। कैसे वासिफ? 3 माइनस 1.8 करो, आर प्लस 1.8 माइनस 3। 1.8 ही थी ना? हाँ 1.8 था। अच्छा, क्या लिखा है अब्दुल फसी सर? एक्स आपने डाउनवर्ड दिखाया है तो वो तो सिग्मा एफ आई में लेना है। एक्स मैंने डाउनवर्ड नहीं दिखाया बेटा, वो असल में वो एरो बनाया था शो करने के लिए। आप उसे समझें डायरेक्ट, मैंने राइट साइड पर ही बनाया। ये देखें, ये बनाया था एक्स, ये बनाया था। वो तो मैंने लिखा था कि ये एक्स न्यूटन है। ठीक है अब्दुल फसी, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ गया एक्स इक्वल टू 2.8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। बेटा नाउ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस के, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लर्निंग उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। अच्छा, ये एक और मैं करवा देता हूँ, चलें आपके लिए। ये तो खैर आसान सा है, ऊपर वाला करवा देता हूँ। डायग्राम दिखा दूँ? ये है बेटा, बताइएगा देख कर। चलिए
ओके बेटा, चलें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सही से चाह रहा हूँ करवाना, लपेटना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ सही से आपको एक दफ़ा समझा दूँ ताकि आप फिर इस तरह के क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास अब M1 की बुक्स आ गई हैं सबकी, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जितनी इतनी बुक्स हैं वो सब पहुँचा दूँ मैं, तो वो आप फिर कॉलेज से ले लीजिएगा। अच्छा देखिएगा, ईच ऑफ द 3 लाइट स्ट्रिंग्स हैज़ अ पार्टिकल अटैच्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। देखें ये 3 वेट हैं, एक W1 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है, एक W2 न्यूटन है। अच्छा अजान हो रही है, अजान के बाद 2 मिनट का ब्रेक। ओके बेटा, अब्दुलरहमान देख लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, ये मैंने आपको दिखा दिया। और हुज़ैफा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मेथड हमने पहले इस्तेमाल किया था वही कर रहे हैं, कोई नया मेथड नहीं कर रहे, सब चीज़ें वही चल रही हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम का चल रहा है। ठीक है, चलें ज़रा जल्दी से देख लें, फिर नमाज का वक्त हो रहा है। each of 3 light string has a particle attached to one of its end। एक ये पूरी टेंशन है यहाँ से यहाँ तक, एक ये पूरी स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, और एक थर्ड स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, 3 स्ट्रिंग लगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट। तो जाहिर है 3 स्ट्रिंग है तो टेंशन भी अलग अलग होगी। The strings are in equilibrium with 2 of them passing over a fixed smooth horizontal pegs and with the particle hanging freely. The weight of the particles and the angles between the sloping parts of the string and the vertical are shown in the diagram। वो सब नजर आ रहा है, हमें डायग्राम के ऊपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं। Find the values of W1 and W2। W1 और W2 की वैल्यू मालूम करनी है। इधर देखो बेटा, कुछ चीजें तो मैं डायरेक्ट बता दूं। अगर मैं W1 की बात करूं तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक W1 और एक आ रही है आपके पास टेंशन, इसको मैं T1 कह देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब W1 और T1 ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से ये आपके पास है W2 और एक है आपके पास ये टेंशन, इसको मैं T2 कह रहा हूँ। इसका मतलब W2 किसके इक्वल है, T2 के। और यहाँ पर जो टेंशन है वो है 5 न्यूटन, और ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन भी यहाँ पर T3 जो है वो 5 न्यूटन होगी। ठीक है, क्योंकि वेट और टेंशन बराबर है यहाँ पर तो T3 तो इक्वल हो जाएगा 5 न्यूटन के। ये सब स्टोरी गिवन है। तो अब यहाँ पर मैं ए पॉइंट के ऊपर, फिर गौर से देखिएगा, ए पॉइंट के ऊपर मैं तमाम फोर्सेस को बना रहा हूँ। ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर एक तो ये टेंशन एक्ट कर रही है ऐसे, जो कि T3 है, तो ये 5 न्यूटन के बराबर होगी। एक ये राइट साइड वाली जो टेंशन है इसको नाम दिया था मैंने T2, तो यहाँ पर आ जाएगा T2, और लेफ्ट वाली को मैंने कहा था T1।
अच्छा T1 और T2 निकल गए तो W1 W2 निकल जाएंगे, क्योंकि T2 W2 के इक्वल है और T1 W1 के इक्वल है। अच्छा एंगल बना लीजिए, एंगल कितना बनेगा यहाँ पर। तो अगर ये 60 है, ये वाला अगर 60 है तो ये वाला कितना होगा, 30 होगा। ये वाला 40 है तो इसका मतलब ये वाला 50 होगा। अब आप इसके कंपोनेंट बना दें, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। T2 sin 30 और T2 cos 30। इसी तरह से ये वाला और ये वाला, T1 sin 30 और T1 cos 30। या अब सिंपली क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो लिहाजा सिग्मा एफ एक्स और एफ आई इक्वल टू 0 रखकर आप दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं रख रहा हूँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा T2 cos 30, बेटा कैलकुलेशन करनी होगी, माइनस T1 cos 50 होगा, सॉरी ये एंगल मैंने 30 गलती से, ये 50, T1 cos 50। बेटा बताइएगा प्लीज T2 कितना आ रहा है। cos 50 को cos 30 से डिवाइड कीजिए, cos 50 को cos 30 से डिवाइड कीजिए एंड टेल मी द आंसर प्लीज इन डेसिमल। ये जरा कीजिएगा और फिर हम अप्लाई कर रहे हैं सिग्मा एफ आई 0.7422, 0.7422 और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करें तो एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक 5 है। तो T1 sin 50 प्लस T2 sin 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में यही था, यस T2 sin 30। अब T2 की जगह आप ये वैल्यू डाल दें। अच्छा sin 50 की वैल्यू बताइए बेटा, और T2 की जगह लिख दें 0.7422 T1 और sin 30 तो मुझे पता है 0.5 होता है और माइनस 0.5 को राइट पर ले जाए तो ये कह रहे हैं sin 50 की वैल्यू 0.766 आ रही है। अच्छा अब्दुल्ला ये करें 0.7422 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कीजिएगा, 0.7422 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कीजिए और फिर जो आंसर आए उसमें 0.766 ऐड कीजिए। हाँ ऐड कर दिया, 0.766 ऐड भी कर दिया या ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा फिर। 1.137 जी। अब शाबाश T1 बताओ कितना आ रहा है, 5 से डिवाइड करो, नहीं 5 को डिवाइड करो 1.137 से, 0.227 आ रहा है। नहीं 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 5 को डिवाइड करो इससे, हाँ 4.4 आ रहा है। बेटा जरा 3 डेसिमल प्लेस तक तो बताइए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर था अब्दुल फसी। 5 डिवाइड बाय 1.137, अच्छा 4.397 आ रहा था, तो 397 तो सही है बात है, 4.40 ही होगा। अच्छा अब ये T1 आ गया, T2 बताइए कितना आ रहा है, 0.7422 और T1 हो जाएगा 4.40। बताइए भाई T2 कितना आ रहा है। अच्छा जो T1 होगा वही फिर इसका मतलब W1 हो जाएगा और जो T2 होगा वो W2 हो जाएगा। 3.26 मरियम कह रही हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया, आसान सा इक्विलिब्रियम वाले ही क्वेश्चन थे जिस तरह से पहले हमने किए। तो आई थिंक अब आप लोग कर सकते हैं, बस सही है, अब आप लोग कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, अब मैंने सारे करवा दिए। अब आपका काम ये है कि एक आध दिन थोड़ा सा रेस्ट ले लें, फिर इसके बाद आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ये हम रीड्स में तो फिजिकली कर लेंगे, A2 के अंदर HPGS में भी इंशाल्लाह। यह हो सकता है बीच में मैं एक क्लास रख दूं थर्सडे को या वेंसडे को, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इस तरह से करें जी, चैप्टर खत्म हो रहा है, इतना ही है चैप्टर में। अच्छा और क्या कह रहे हैं, मोनिस कहने से HPGS में पास पेपर कब पहुंचेंगे। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं दे दूँ, आज वाली PDF ड्राइव पर अपलोड कर दें। हाँ अब्दुल फसी अभी हो जाएगी,
नमाज के बाद। नमीर कह रहे हैं सर फ्राइडे सैटरडे, क्यों भाई क्या हो गया? अच्छा सर ईयरली पास पेपर भी डाल दें ड्राइव पर यार, ईयरली M1 के मैं, चलो मैं कुछ डाल देता हूँ, तुम देख लेना उसे, मैं करवा देता हूँ। हाँ बेटा बर्डन तो हमारे पर भी है जी, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। आप ना डेट वाइज देख लीजिएगा, 16 तारीख की PDF होगी, 16 तारीख की जो है वो वीडियो होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जैफा कि अगर फोर्सेस की डायरेक्शन एक दफ़ा सही मार्क कर ली ना तो मामला हल हो जाता है, ठीक है। तो बेटा मैं असर के बाद इंशाल्लाह डाल दूंगा, ठीक है, इसकी वीडियो भी डाल दूंगा और वो भी डाल दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, आपको आए और क्लास ली, ठीक है। इससे ये होगा देखें तो थोड़ा सा क्विकली ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आगे हमें बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, नमाज का वक्त हो रहा है, 5-7 मिनट रहेगा।